दोस्तों बात है साल 1860 की, जब मैक्सवेल अपनी थ्योरी को फाइनल टच दे रहे थे। उस वक्त गुस्ताव क्रिस्चॉफ नाम के एक इंसान को इस सवाल ने बड़ा परेशान कर दिया था कि सूरज की रोशनी की गर्मी उस तक पहुंचती कैसे है। अगर ये बात आज मैं तुम बच्चों से पूछूं तो तुम बोलोगे अरे सर रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहुंच जा रहा है। दोस्तों ये बात ध्यान रखो कि 1860 के साल तक मैक्सवेल साहब ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को सबके सामने नहीं रखा था, यानी लोगों को पता भी नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम की कोई चीज होती भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिजिकली होता है, ये 1888 में प्रूव हुआ था। उसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम है, ये और भी बाद में प्रूव हुआ था। उसके लिए तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी पिक्चर में आना पड़ा था। तब तो ये भी नहीं पता था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तब तो ये भी नहीं पता था दोस्तों कि एटम के अंदर का ढांचा कैसा है, रेदर एटम क्या चीज है। उस वक्त अगर किसी इंसान को यह सवाल बड़ा परेशान कर रहा है कि यार ये जो सूरज है बड़ा दूर है, ये तो मैं जानता हूं, और इससे जो रोशनी आ रही है इसमें ये जो गर्मी के एहसास होता है ये क्यों होता है। दोस्तों इसी चीज को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। जब रोशनी यहां से आ रही है और इस पे गिर रही है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने बोला कि ये मैटर करता है कि इस पर्टिकुलर सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और तुरंत निकलेगा। अपने को ये देखना है कि लाइट में ऐसी क्या खास बात है जो कि इलेक्ट्रॉन को तुरंत निकाल पा रही है और वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित और मैं लेके आ गया हूं अपनी सीरीज का अगला लेक्चर। व्हाट द हेक इज लाइट सीरीज है और आज के इस लेक्चर में अपन लाइट की आगे की जर्नी को ट्रेवल करेंगे। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये दोस्तों, साल 1900 में यानी जब 20वीं शताब्दी शुरू हो रही थी, लॉर्ड केल्विन जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम थे ब्रिटिश एसोसिएशन में साइंस की, उनने बोल दिया था कि भाई जितना कुछ है साइंस की फील्ड में, जितनी भी ज्यादा जो भी डिस्कवरी हो सकती थी सब हो गई है, सब आराम से बैठ जाओ, अब कुछ नया नहीं मिलने वाला। ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये कर सकते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट इंप्रूव कर लो जिससे कि आपकी जो रीडिंग्स हैं वो इंप्रोवाइज हो सके। बिल्कुल दोस्तों ये लॉर्ड केल्विन के ही शब्द थे और ये था साल 1900। उनको क्या पता था कि साल 1900 ही इस सारी चीज को एकदम उलट फेर करके रख देगा। इसको जानने के लिए अपने को थोड़ा सा पीछे से चालू करना पड़ेगा। मुझे ये तो पता है दोस्तों कि लाइट जो है वो पार्टिकल से वेव नेचर पे आ चुकी है। मुझे ये भी पता है दोस्तों कि अपन जब बात कर रहे हैं लाइट की तो अपन सिर्फ बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, अपन बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की, डिफ्रैक्शन की, इंटरफेरेंस की। लेकिन वहीं एक 1860 में एक इंसान गुस्ताव क्रिस्चॉफ जो कि एक अलग ही टोटली डिफरेंट माइंडसेट में बैठ के एक अलग ही चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो ऑब्जर्व कर रहे थे थर्मल इक्विलिब्रियम को, वो ऑब्जर्व कर रहे थे गर्मी के एहसास को। ये कोई ने नहीं सोचा होगा कि वो चीज भी घूम फिर के लाइट के साथ जुड़ जाएगी। हुआ ये दोस्तों, गुस्ताव क्रिस्चॉफ के दिमाग में सवाल आया कि जो सूरज है उसकी जो गर्मी है मुझ तक कैसे आ रही है। और दोस्तों बात ये नहीं है सूरज की गर्मी की छोड़ दो, अगर मैंने आग भी जला रखी है तो उसकी भी तो गर्मी आ रही है। लेकिन आग की गर्मी मेरे तक आ रही है उसको मैं ऐसे समझ सकता हूं, भाई आग जो है, जो फायर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे है, तो हो सकता है बीच में जो मटेरियल है वो गर्मी को ट्रांसफर कर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूरज की गर्मी मुझ तक पहुंच रही है उसको भी तो कोई ट्रांसफर कर रहा होगा, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी रेडिएशन वर्ड की तो तब तक कोई बात ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात उससे भी यह है कि उस वक्त जो क्रिस्चॉफ ने लॉ दिए थर्मल इक्विलिब्रियम के वो आज तक वैलिड हैं। अब इसको अप्रिशिएट अगर अपने को करना है तो मैं कुछ बातें बताता हूं जो बहुत जरूरी है। जब गुस्ताव क्रिस्चॉफ ने अपने रेडिएशन के लॉ दिए जो आज तक वैलिड हैं, उस वक्त तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मार्केट में नहीं आई थी। उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। उस वक्त तक ये नहीं पता था कि रेडिएशन जो है वो मोमेंटम और एनर्जी कैरी करता है। उस वक्त तक हेनरी हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे। उस वक्त तक आइंस्टाइन साहब ने अपनी फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट भी नहीं दी थी। ये सब दोस्तों आगे आने वाले 20-25 साल में हुए। यानी जस्ट थिंक अबाउट द मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ क्रिस्चॉफ की उनने विदाउट एनी बिगर इनपुट, जहां पे ये भी नहीं पता कि एटम क्या चीज होती है, कैसा होता है, उनने एक ऐसा लॉ दे दिया जो कि वैलिड है। लेकिन अब हुआ क्या, लॉ तो वैलिड है लेकिन उसका फॉर्मुलेशन, क्योंकि कोई भी जो लॉ है उसको मैथमेटिकली तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब मैथमेटिकली जब मैं किसी लॉ को दिखाना चाहता हूं तो मेरे को वेरिएबल्स चाहिए, और वहां पे एक ओपन एंडेड उनने सॉल्यूशन छोड़ दिया। बस उन्हें ये बोल दिया कि भाई जो बहुत अच्छे से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो उतने ही अच्छे से हीट को छोड़ भी देगा। ये बात आज भी सच है दोस्तों, लेकिन इसको मैथमेटिकली आप कैसे बताएंगे। वहां पे दोस्तों और जब काम चालू हुआ और समय बीता तो 1888 तक, यानी 1860 से 1888 तक कुछ थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट हुए। सबसे बड़ा वहां पे हेनरी हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने हेल्प करा, जब ये बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सिर्फ लाइट तक ही सीमित नहीं है, वो एक पूरा बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं।
ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन इसको एक्सप्लेन करेगा कौन? दोस्तों 1900 के साल में जब लॉर्ड केल्विन ने अपना एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई अब और कुछ इन्वेंशन और डिस्कवरी के लिए बचा नहीं है, अब जो कुछ भी बचा है वो इंप्रोवाइज करने की चीजें बची है, आपने अपने एक्सपेरिमेंट को और भी बेहतर बनाइए जिससे कि जो वैल्यूज आती है वो और भी एक्यूरेट आए। उसी साल दोस्तों मैक्स प्लैंक नाम के एक इंसान ने इस पूरे फिनोमेना को, जो फिनोमेना था रेडिएशन का, जो फिनोमेना था जिसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो फिनोमेना ये कहता है कि अगर मैं एक रोड को और एक आयरन की रोड को दोनों को अगर मैं आग में डालूंगा तो दोनों ही लाल क्यों दिख रही हैं? अगर दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, अगर दोनों की अलग अलग नेचर हैं, तो दोनों जब गर्म हो रही हैं तो लाल ही क्यों दिख रही हैं? इस फिनोमेना को जब वो एक्सप्लेन करने गए और क्योंकि उनको अपनी थ्योरी को एक फाइनल प्रूफ देना था, तो अंडर द डेस्परेशन, ये उनके खुद के शब्द हैं कि भाई मैंने जो अजम्पशन ली वो अंडर अ डेस्परेशन ली थी क्योंकि मुझे ये प्रूव करना था और उस वक्त कोई और चीज मेरे सामने आई नहीं। हुआ क्या दोस्तों, जब खूब सारी ऑब्जर्वेशंस ली गई तो ये देखा गया कि मटेरियल कैसा भी हो, नेचर सब एक जैसा ही दिखा रहे हैं जब उनको गर्म करा जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब ये है कि मटेरियल पे तो फर्क ही नहीं पड़ता। आप अगर लोहे की रोड को गर्म करो वो भी लाल हो रही है, आप ग्लास की रोड को गर्म करो वो भी लाल हो रही है, यानी डजंट मैटर कि ग्लास रोड है कि लोहे की रोड है। तो उन्होंने बोला यानी मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रही चीजें किसी और चीज पे डिपेंड कर रही है। और यहां पे उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल रिलेशन दिया। अब उस पावरफुल रिलेशन के साथ कंट्रोवर्सी क्या थी वो अपन समझते हैं। दोस्तों मैं जब वेव की बात करता हूं, उस वेव की, जिस वेव थ्योरी को अपने आप को साबित करने में 150 से भी ज्यादा साल लगे, उसके अंदर एनर्जी का मतलब है इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का मतलब है एम्पलीट्यूड। जब भी दोस्तों कोई वेव बनती है, उस वेव की इंटेंसिटी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एम्पलीट्यूड, कि वेव कितनी ऊपर गई और कितनी नीचे गई। लेकिन जब प्लैंक साहब ने एनर्जी की बात करी किसी वेव से रिलेटेड, तो उनने एम्पलीट्यूड को हटा दिया और बात करी फ्रीक्वेंसी की। ये वो टाइम था दोस्तों जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी उठ के सामने आ गई थी कि उन्होंने बोला था यार ये कैसी बातें करी जा रही है, हाउ इज इट पॉसिबल? एक वेव जो है उसकी इंटेंसिटी और एनर्जी तो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होती है, ये फ्रीक्वेंसी कहां से ला रहे हैं? और उस पर काफी डिस्कशन हुआ। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1905 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया, वहां पे उनने मैक्स प्लैंक की इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन को उठाया और अपने रिलेशन में लगाया और प्रूव करा कि कैसे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना होता है। दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना ऐसा है कि अगर मैं किसी एक मेटल प्लेट को लेता हूं, यानी मेरे सामने अगर कोई मेटल है और उसके ऊपर अगर बहुत तेज रोशनी डाली जाए, तेज मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जैसे अल्ट्रावायलेट डाली जाए या एक्सरेज डाली जाए, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों ये जो चीज है ये वेव थ्योरी प्रूव नहीं कर पा रही थी। वेव थ्योरी के जितने भी प्रोपोनेंट्स थे वो इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। अगर इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लें तो दोस्तों अगर वेव थ्योरी वालों की बात मानी जाए तो उनके कहने के हिसाब से ये था कि जब मैं एक बल्ब को सामने रखता हूं और उससे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और अगर मैं वैसा ही एक और बल्ब सामने ला के रख दूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि जब मैंने एक बल्ब को सामने रखा तो इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे थे, मैंने जब दूसरे बल्ब को भी लाके रखा तो मुझे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा नहीं मिली, मुझे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलने लग गए। फ्लैशलाइट की रोशनी को जब डाला गया जिसकी इंटेंसिटी कम थी लेकिन एनर्जी ही उतनी थी, तो करंट तो निकला लेकिन कम निकला। और जब बल्ब को लेकर रोशनी को डाला गया तो करंट ज्यादा निकला। यानी बात वही हो गई कि इंटेंसिटी जो है वो ये बता रही थी कि करंट ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा। अब सवाल यहां अटक गया था दोस्तों कि क्या इंटेंसिटी का इस पे भी फर्क पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन निकल सकता है कि नहीं। सो दोस्तों यहां पे ये देखना बहुत जरूरी हो गया था कि जो इंटेंसिटी है वो एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। और यहीं पे दोस्तों जब 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने मैक्स प्लैंक के उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को उठाया जहां पे इंटेंसिटी वाज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो लोगों के बात खटक गई। वेव थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, यानी अगर मैं दो बल्ब लगाता हूं तो उस केस में एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मैं इंटेंसिटी को इस बड़े बल्ब को हटाकर मेरी फ्लैश लाइट के थ्रू करता हूं कुछ इस तरीके से, तो जो इंटेंसिटी में कम करूंगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ।
अगर एनर्जी इस पर्टिकुलर फ्लैश लाइट की और इस बल्ब की सेम है, बस ये बल्ब जो है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, रोशनी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालेगा। ये फ्लैश लाइट की एनर्जी भी उतनी ही है जितनी इस बल्ब की एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन कम निकालेगी, लेकिन दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी जो देखी गई वो बराबर थी। दोस्तों यहां तक की बात नहीं रुकी, बात आगे जाके इस बात पर भी अटक गई थी कि अगर मैं इंटेंसिटी को सफिशिएंट रखता हूं, चाहे वो कितनी भी डिम हो लेकिन रोशनी जल रही हो, तो हो सकता है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा में इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से जब एनर्जी आके गिरेगी, जैसे ये जो रोशनी है जब ये मेरे ऊपर आके गिर रही है तो ये मेरे पूरे शरीर पे गिर रही है, तो अगर मैं यहां खड़ा रहूंगा तो गर्म होने लग जाऊंगा, और जब मैं गर्म होने लग जाऊंगा तो धीरे धीरे एनर्जी को मैं एक्यूमुलेट करता चला जाऊंगा, तो मेरे अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑब्जर्व ये किया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना था वो कुछ ऐसा था, जाना मत, अभी यही रहना, बस आवाज सुनते रहना दोस्तों। वो कुछ ऐसा था कि मैंने जब लाइट को बंद किया तो प्रोसेस बंद हो गया, और जब मैंने लाइट को चालू किया तो प्रोसेस चालू हो गया। नाउ हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टू अस? यहां पे दोस्तों फिर से एल्बर्ट आइंस्टाइन सर को आना पड़ा, और उन्होंने बोला कि जो ये रोशनी है इसके अंदर पार्टिकल वो नहीं है जो सर न्यूटन ने बताए थे। इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं उनको मैं पैकेट ऑफ एनर्जी बोलूंगा, क्वांटा ऑफ एनर्जी बोलूंगा, और नाम दे दिया गया फोटोन। सो दोस्तों फोटोन जो है, जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताते हैं, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने प्रूव किया था, वो कोई पार्टिकल वैसा नहीं है जैसे कि पत्थर होते हैं, वो वैसा पार्टिकल नहीं है। रेदर उन्होंने उनको जो पिक्चर में ढाला वो पिक्चर ऐसी थी कि छोटे छोटे पैकेट हैं एनर्जी के। सो दोस्तों ये बात भी बहुत जरूरी है अपने लिए समझनी, जो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एम्फेसाइज करी थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। उनने जब ये बोला कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर रोशनी को यूज करता हूं और उस रोशनी की जो इंटेंसिटी है उससे करंट बढ़ता है, और फोटोन पिक्चर को उन्हें जब प्रूव किया, वहां पे एक सबसे बड़ा सवाल ये आया था कि क्या कोई भी रोशनी को यूज करके, किसी भी सोर्स को यूज करके इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं? उसमें दोस्तों समझने के लिए अपन देखें तो मान लो मेरे पास एक फॉर्म है और मैं इसको अगर तोड़ना चाहता हूं, इसके एक पीस को तोड़ना चाहता हूं, तो मुझे कुछ एनर्जी यहां पे लगानी पड़ेगी, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तब जाके इसका छोटा सा टुकड़ा टूटेगा, ये तो मैं समझता हूं। उसी तरीके से अगर मैं मान लूं कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि मेटल के अंदर है और इन इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, तो मुझे यह भी पता होना चाहिए कि कुछ कम से कम एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती है कि एनर्जी जो है उसका रोल खाली एम्पलीट्यूड तक है, यानी अगर मैं कोई भी रोशनी यूज करूं, मैं लाल रंग की रोशनी यूज करूं या मैं नीली रंग की रोशनी यूज करूं या मैं अल्ट्रावायलेट या एक्सरे रेडिएशन को यूज करूं, इसका फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, खाली ये समय के साथ की बात है। यानी अगर मैं लाल रोशनी को यूज करता हूं तो हो सकता है 2 दिन में इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज करता हूं तो हो सकता है कि एक पल भर में इलेक्ट्रॉन निकल जाए। लेकिन दोस्तों ऑब्जर्व ये किया गया था कि अगर मैं लाल रोशनी को यूज कर रहा हूं और मेरी मेटल प्लेट पड़ी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसको तवज्जो ही नहीं दे रहे थे। फिर जब मैंने रोशनी की एनर्जी को बढ़ाया, मैं लाल से नीली पे गया, तो देखा गया कि कुछ प्रोसेस में चेंज आने लगा है, और जब मैं अल्ट्रावायलेट की साइड आगे बढ़ा तो मैंने देखा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो फिनोमेना था वो 10 टू द पावर -9 यानी तकरीबन 1 नैनो सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रोशनी के गिरते ही निकल रहे थे। 1 नैनो सेकंड दोस्तों इससे भी कम होता है। यानी यहां पे बात समझनी बहुत जरूरी है कि वेव थ्योरी जो है वो ये नहीं बता पा रही थी कि जो फिनोमेना की ऑब्जर्वेशन है, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना की ऑब्जर्वेशन है, वो कैसे प्रूव होंगी। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने प्रपोज किया तो उस वक्त बहुत सारे लोग जो वेव थ्योरी को दिल से मानते थे, उनने बोला कि यहां पे कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ को प्रूव करने के लिए बहुत सारे लोग मैदान जंग में भी आ गए, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम था मिलिकन साहब का। मिलिकन साहब ने ठान ली थी कि ये जो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन दी है एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने 10 साल लगाए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए ये देखने के लिए कि वो कुछ कमी को उजागर कर सकें। लेकिन दोस्तों फाइनली हुआ ये कि जो मिलिकन साहब के एक्सपेरिमेंट थे, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स को आज अपन यूज करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि हाँ लाइट जो है वो फोटोन से बनी है, और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने पिक्चर प्रेजेंट करी है वो पिक्चर भी एकदम सही है। लेकिन क्या दोस्तों बस यहीं पे आके कहानी रुक जाती है? नहीं, लाइट के फिनोमिना ने और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें अपने को दी है। अगले वीडियो में लेके आऊंगा, बने रहना साथ में। सो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।